कहते हैं कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी जो हकीकत होती है वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से ज़्यादा हैरान कुन कर देने वाली होती है। तो आज मैं आपको वो हकीकत सुनाऊंगा जिसे सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, ये कहानी है धोखे की, फरेब की, जालसाजी की, मक्कारी की। और वो काम किए गए हिंदुस्तान में जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। आज मैं कहानी सुनाऊंगा कि किस तरीके से जिन्ना साहब और सोहरावर्दी ने मिलकर गांधी साहब का ब्रेन वॉश कर दिया। कैसे ये नेशनलिस्टिक कॉज के लिए लड़ने वाले हिंदू महासभा वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अगेंस्ट हो गए, और किस तरीके से असम ने खुद ही अपना एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान को दे दिया कि भाई इन्हें ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। यानी हिंदुस्तान ने वो एरिया अपना पाकिस्तान को वॉलेंटरली दे दिया। देखें, जब भी पार्टीशन की बात होती है तो आदमी हमेशा बात करता है वेस्ट की, कि पाकिस्तान में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, जो कुछ हुआ। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि पाकिस्तान पंजाब में और इंडियन पंजाब में पॉपुलेशन का 100% ट्रांसफ़र हुआ। लोग मारे मूरे गए लेकिन 100% पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुई। ना पाकिस्तानी पंजाब में कोई हिंदू बचा, ना इंडियन पंजाब में मुसलमान बचे थे, लेकिन एक तरीके की जो भी एरियाज थे वहाँ 100% ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन बंगाल के केस में ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में अभी भी जो दूसरी बड़ी माइनॉरिटी है वेस्ट बंगाल में, इंडियन बंगाल में, डैट इज़ मुस्लिम्स। और ये माइनॉरिटी नहीं है, ये बेसिकली एक सेकंड मेजॉरिटी है। तो हो क्या रहा था, क्या कहानी चली थी? देखें, बंगाल का दो बार पार्टीशन हुआ है। 1947 में हुआ, उससे पहले 1905 में हुआ। तो 47 से पहले यूनाइटेड बंगाल की सेम कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। ईस्ट बंगाल के चूंकि रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा थे, आबादी ज़्यादा थी, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर नंबर ऑफ डेलीगेट ज़्यादा होते थे, उनके हक में फैसले होते थे। तो एक बहुत बड़ा लेसन जो कि लर्न किया था 1905 के पार्टीशन के दौरान, चूंकि दो बार हुआ था। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ जो कि 1911 में अंग्रेज़ ने वापस ले लिया, 6 साल चला, राइट। और उसके बाद 47 में हुआ था। तो 1905 का लेसन मुसलमान भूले नहीं थे। मुसलमानों को पता था कि ईस्ट बंगाल में जाने का फ़ायदा कुछ नहीं है, सारा कियोस और अनारकी है, राइट। इसी वजह से सारी की सारी पॉपुलेशन नहीं गई। इनफैक्ट जो रज़ाकार जिन्होंने दंगे कराए थे वो भी अभी भी कलकत्ता में रहते हैं, बहुत से। तो कहानी क्या थी, तारीख क्या थी? देखें, जो कहते हैं ना, एक एक पंजाबी में कहावत है कि बाबे नू ना दस की सही है की गलत है। यानी जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं उन्हें नहीं बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है शायद आपको नया लग रहा हो, लेकिन पहले के ज़माने में भी उनके साथ हो चुका है। तो बंगाली जो उस टाइम बुज़ुर्ग थे, जो 1905 में जवान थे, 47 तक बुजुर्ग हो गए, उन्होंने चीज़ें देख रखी थी। उनकी यही एडवाइस थी कि भाई बंगाल का पार्टीशन मत करो, और करना भी है तो इंडिया के साथ रहो। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि जो जिसे टिरनी ऑफ द माइनॉरिटी कहते हैं, अगर 1 लाख का शहर है, 1 लाख में 50,000 आदमी, 50 का 70,000 आदमी एक बात कह रहा है, लेकिन 500 लोग हथियार लेकर रोड पर निकल गए, तो यही माना जाएगा साहब फलाना कम्युनिटी के लोग निकले थे और मुसलमान ये नहीं चाहते या हिंदू ये नहीं चाहते, और लोगों को लगेगा ये मेजॉरिटी की विल है। जबकि बंगाल में ऐसा नहीं था। एक गुंडा एलिमेंट था जिनकी विल थी, बाकी पूरे पूरे के पूरे बंगाल को पता था कि अगर हम वेस्ट से गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जो बांग्लादेश के केस में हुआ भी, जो आगे के 30 40 50 साल थे, कि कैसे मुजीब को मारा, फिर खालदा जी आई और फिर डिक्टेटरशिप आई, राइट। और फिर जो बंगालियों का ऑपरेशन शुरू हुआ, तो जैसे ही बांग्लादेश बना 2 साल बाद ही बंगालियों को पता चल गया था क्या होने वाला है। और ऐसा नहीं है लोग बेवकूफ़ थे, उन्हें पहले से ही पता था, लेकिन वही थी टिरनी, जिन्ना साहब, सोहरावर्दी, और जिसे कहते हैं ना डिफ्लेक्टिंग, जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी कि बंदे को इतने इश्यूज दे दो, उसे यही नहीं समझ आए कि किस इशू पर बात करनी है। नेहरू के साथ भी यही हुआ। नेहरू ने गलतियां की, लेकिन बात यह है कि एक दो इश्यूज नहीं थे, उनके पास 50 इश्यूज थे, इतने वो केपेबल नहीं थे उसे हैंडल कर पाते। तो 1905 का पार्टीशन जो हुआ, 1905 से लेकर 1911 तक, उसके लेसन्स लर्न किए गए थे। 1947 में यूनाइटेड बंगाल की असेंबली बैठी और लास्ट में सारी सियासत तेज़ हो गई, हर आदमी अपने चक्करों में था। तो भाई 20 जून 1947 का बंगाल पार्टीशन का प्लान माउंट बैटन ने दिया था। उसने कहा था आप 3 मीटिंग करो, एक जॉइंट, मुसलमान और हिंदू, ईस्ट और वेस्ट दोनों, एक ईस्ट वाले अलग और एक वेस्ट वाले अलग। इसमें दो चीज़ें डिसाइड होंगी। पहले तो बंगाल को पार्टीशन करना चाहिए नहीं चाहिए। अगर करना चाहिए तो फिर किसके हक में आप फैसला करेंगे, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के? तो बेसिकली 3 इनकी वोटिंग हुई।
तो भाई वोटिंग को समझने से पहले बंगाल को समझ लेते हैं क्या है। देखें, जो सब नेशनलिज्म होता है ना, अगर आप नेशनलिज्म देखें किसी भी मुल्क में, हमेशा सेंट्रल एरियाज में ज़्यादा होता है। तो सेंट्रल पार्ट, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यहाँ पे आपको सेंट्रल नेशनलिज्म का फर्वर हाई मिलेगा, जिसे काउ बेल्ट कहा जाता है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, जैसे जैसे आप कोस्टल एरियाज जाते हैं, फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं, सब नेशनलिज्म स्टार्ट्स टू टेक ओवर, राइट। तो आप चाहे तमिलनाडु ले लें, चाहे बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, राइट, कश्मीर ले लें, इनफैक्ट पंजाब ले लें, तो सब नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ने लगती हैं। ये अपने लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए इनकी थोड़ी सी अटैचमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये सब नेशनलिज्म से ऊपर चला जाए तो फिर यही सब एजिटेशन वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से इस एजिटेशन को करके हम नेशनल यूनिटी हम लेके आए, जो कि सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान के केस में देखा जाए तो सिर्फ नॉर्दर्न पंजाब है जो कि पाकिस्तान के लिए एक्चुअली में नेशनलिस्ट है। बाकी बलूचिस्तान, फाटा, सिंध, साउथ पंजाब, ये सारे के सारे रीजन इसमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है जो कि बहुत हाई है। और कुछ एरियाज़ में ये नेशनलिज्म से काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, फाटा हो गया। सिंध में अभी थोड़ी नीचे है, लेकिन ये भी 2 4 5 साल में ऊपर पहुंच जाएगी, राइट। यही वजह है जिससे बाल्कनाइजेशन होता है। तो पाकिस्तानियों को आपकी गलत फहमी कि हिंदुस्तान को बाल्कनाइज होगा, हिंदुस्तान नहीं होगा, आप बाल्कनाइज होंगे। उसकी खैर बहुत लंबी वजह है, इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस करूंगा। तो बंगाल की बात भाई ये है कि बंगाली देखें, बंगालियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुनिया को देखें। 300 400 साल इंडिया की कल्चरल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, हर चीज़ की कैपिटल। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी गाँव में कच्चे घर में रहते थे, ये हाई राइज में रहते थे, कॉफ़ी पीने जाते थे, गाड़ियों में घूमते थे, अखबार सेम डे पढ़ते थे। हिंदुस्तान में अखबार आता था 4 दिन बाद, इनको सेम डे अखबार आता था, रेडियो और घर में होता था। हर आदमी जो था एक्शन के पास था। प्लस कैलकाटा वॉज द बिगेस्ट पोर्ट, तो कैलकाटा से सारी की सारी प्रोड्यूस जाती थी। अगर बंगालीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बंगाली सी कैलकाटा एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और उनके अंदर एक नेशनलिस्टिक थिंकिंग थी। उन्हें लगता था भाई द ओनस इज नाउ ऑन अस टू डिफेंड। जैसे आजकल बंगाल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया है, पहले नहीं था। पहले द सेंटर वॉज बंगाल। अगर आप बंगाल की बात करें, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज की बात करें, तो बंगाल ने पर कैपिटा हाईएस्ट इंडिया को रिवॉल्यूशनरीज दिए हैं, चाहे वो बिनॉय बसु हो, बीरेन दत्ता गुप्ता हो, सुभाष चंद्र बोस, शरत बोस, रास बिहारी बोस, सत्येंद्र नाथ बसु, बरेंद्र कुमार घोष, निर्मल जोबिन घोष, एक बादल गुप्ता, अटल गुप्ता करके होते थे, राइट। ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज थे। श्री अरबिंदो बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी, एक हज़ारिका होते थे, असामीज थे जो बंगाल में रह रहे थे, अगेन बिग रिवॉल्यूशनरी। अच्छा, ये क्या थे? बंगालीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, जिसे मैं कहूँगा ऑन इन इंडिया। इनकी इंटेलिजेंस और प्लानिंग टॉप लेवल की होती थी। ये जब प्लान करते थे तो 100% एग्जीक्यूट होता था, जिन्होंने भी किया। और ये बहुत ही प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ काम करते थे, और अंग्रेज़ को चैन से जीने नहीं देते थे। पंजाब पंजूब में बाकी ऐसा नहीं था। बाकी ये था कि जी गोली मारने गए, किसी को मार आए, किसी ने बाहर किसी पे हमला कर दिया, इंग्लैंड में पता चला किसी और को मार दिया, तो इस तरीके के करते थे। लेकिन चूंकि बंगालीज ये प्लानिंग के साथ करते थे, तो प्लानिंग के साथ इनके अटैक्स बहुत सक्सेसफुल रहे, जो भी इन्होंने किए हैं, राइट। तो अंग्रेज़ भी इनसे थोड़े डर के रहता था, क्योंकि देखें जिसके पास दिमाग होता है उससे आदमी ज़्यादा डरता है। प्लस अंग्रेज़ की एक खासियत ये थी कि चाहे मुल्क में कुछ हो जाए, चाहे आप दंगे करें, फसाद करें, लड़ें झगड़ें, हिंदू मुस्लिम, उससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जहाँ उसका पैसा हिट होता था तो अंग्रेज़ की चीखें निकल जाती थी। अंग्रेज़ का जो भी था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। टैक्स कलेक्शन में सुपर स्ट्रिक्टनेस, हर चीज़ में। मत ये इनफैक्ट देखें आप, इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। बहुत से लोगों को लगता है सिविल सर्विसेज वाले या पुलिस वाले या जी फलाने वाले, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी हैं वो हैं। जैसे इंडिया में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है पूरे हिंदुस्तान की। उसकी वजह यह है कि हर महकमा पैसा खर्च कराता है। पुलिस को भी पैसा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पैसा चाहिए, क्लर्क को भी पैसा चाहिए, एहलकारों को भी पैसा चाहिए, फौज जो लड़ रही है उसे ही पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कमाने वाला सिर्फ एक महकमा है, जो कि रेवेन्यू सर्विसेज है। और रेवेन्यू सारी कलकत्ता से थी, सारे वहीं बैठते थे, और ये वहाँ हिट करते थे, हड़ताल कर देते थे। तो हड़ताल का जो कल्चर है, जो अब बहुत नेगेटिव हो गया है, लेकिन पहले ही हड़ताल जो थे ये अंग्रेज़ों की कमर टूट जाती थी, एक्सपोर्ट अगर एक दिन बंद हो जाए, राइट। तो इन्हें पता था कैसे हमें हिट करना है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस और
जितने भी टॉप के आप देखेंगे, अगर ब्रिटिश वो पढ़े हैं, तो जितने भी टॉप के ऑफिसर्स होते थे उन्हें पोस्टिंग दी जाती थी बंगाल की। अब बंगाल में बहुत ट्रिकी था, तो बंगाली को डिवाइड करने की मैंने बताया था 1905 में करजन ने प्लान कर ही लिया था कि भाई इनको डिवाइड करो, नहीं तो इकट्ठे रहे तो जीना हराम कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब ये प्लान 1905 से 1911 के दौरान बहुत से लोगों को लगता है सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक्चुअली में मुसलमानों ने एक लेसन लर्न कर लिया। उन्हें पता चल गया भाई जो कुछ है कलकत्ता में, ईस्ट में कुछ नहीं है। अच्छा, फिर एक तीसरी जो चाल खेली गई वो खेली गई बंगाली सब नेशनलिज्म को हवा देने की। ये हवा ये देनी थी कि भाई यूनाइटेड बंगाल, बंगालियों को ये बताया गया कि आप ही सब कुछ हो, सारे काम आप कर रहे हैं। बोले हिंदुस्तान में तो ये तो कॉस्ट सेंटर हैं, आप रेवेन्यू आप अर्न करते हैं, सारा काम आप करते हैं, लिटरेचर में आप आगे, रविंद्र संगीत में आप आगे, हर चीज़ में आप आगे हैं, फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा आपका वो है। बोले आप इंडिया में कैसे? तो ये बंगाली सब नेशनलिज्म की हवा बढ़ने लगी। अच्छा, 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे हो गए थे। अच्छा, मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे थे। देखें, अब तीन पार्टियां बन गई, एक जो मुसलमानों के साथ थे पाकिस्तान के हक में, दूसरे जो इंडिया के हक में थे, तीसरे जो यूनाइटेड बंगाल की बातें करने लगे कि साहब हम बंगाली नेशनलिस्ट हैं, हम तो अलग लोग हैं, राइट। तो अब तीन पार्टियां सक्सेसफुली खड़ी कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, जो भी प्लानिंग होती थी, देखें बंगाल में क्या रहा है, बंगाल बहुत इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के साथ चले हैं। अगर आप जितने भी राइटिंग्स देखें या दंगे देखें तो रेस्ट ऑफ इंडिया में होते थे छोटी छोटी एजिटेशन में। किसी ने गाय का गोश्त मंदिर के सामने डाल दिया तो दंगे शुरू हो गए, किसी ने सूअर का गोश्त डाल दिया तो वहाँ दंगे शुरू हो गए मसाजिद के सामने। इस टाइप की हरकतें थी। लेकिन बंगाल में क्या था, जितनी भी प्लानिंग होती थी वो सारी चाय की जो होती है ना, चाय की टपरियाँ या कॉफ़ी हाउसेज, ये सब वहाँ करते थे। मुसलमान सारी प्लानिंग करते थे मसाजिद में। आज भी आप कलकत्ता जाएं तो एक आपको टी ड्रिंकिंग का कल्चर बहुत मिलेगा, लोगों को डिस्कशन करना बहुत पसंद है। हालांकि आजकल वो फुटबॉल का डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले ये सारा डिस्कशन होता था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। तो कॉफ़ी हाउसेस, कैलकाटा कॉफ़ी हाउस, बॉम्बे कॉफ़ी हाउस, ये बहुत बहुत फेमस हैं। तो बंगालियों का यही शौक था, ये प्लानिंग करते थे और फिर एग्जीक्यूशन करते थे। एक और बंगाल में मेनेस आ गया था जो ड्रग्स का मेनेस था, जो कि आज तक है। तो मुस्लिम जो कि माल्ड होते थे वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे, वो ओपीएम वगैरह बेचते थे, ओपीएम, चर्स, गांजा, ये सब के वो बहुत बड़े एडिक्ट हो गए थे, राइट। तो देखें, रिलीजियस प्लस इंडिया जाएं प्लस यूनाइटेड बंगाल, इसमें बंगाल पिस के रह गया था। अब बंगालियों को ये नहीं समझ में आ रहा था जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि यूनाइटेड जो इंडिया की बातें करता था उसे बंगाली नेशनलिस्ट कहते थे भाई आप तो बंगाल की बात करो, सब कुछ तो हमें। अच्छा, जो मुसलमान जाना चाहता था बांग्लादेश, उसे बुज़ुर्ग समझाते थे कि भाई इंडिया में रहो, वहाँ जाके मिलना कुछ नहीं। अच्छा, जिसमें जो मौलवी मसाजिद वाले कहते थे नहीं आपने पाकिस्तान से मिलना है। तो इस टाइप का दंगे का एरिया बंगाल बनता जा रहा था। लेकिन बंगालियों में क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे ग्रुप थे। अच्छा, इसी बीच असम का मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। असम में सिलहट एक प्रोविंस थी जो कि मुस्लिम बंगाली स्पीकिंग लोग थे। बाकी असम हिंदू स्पीकिंग, हिंदू थे, असमीज स्पीकिंग, और सिलहट था जो कि था बंगाली स्पीकिंग और मुसलमान, राइट। इसमें 1946 के जब दंगे हुए तो यहाँ के लोग भी बहुत से भर के आए थे। तो असम की, और असम में दंगे करते थे, हर बात पे निकल गए, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को जाम कर दिया, कभी कोर्ट में पहुँच गए, तो प्रोसीडिंग भी ये नहीं चलने देते थे। तो हालात ये हो गई थी कि 1946 के असम के जो चीफ मिनिस्टर थे, आई थिंक गोपीनाथ बोर्डो लोई होते थे, बहुत, ही वॉज अ वेरी केपेबल मिनिस्टर फ्रॉम असम। कभी सीरीज़ करूँगा तो आपको कहानी बताऊँगा। इन्होंने खुद कहा कि भाई ये जाओ आप ईस्ट बंगाल में जाके मिलो अपने मुसलमान भाइयों के साथ। अच्छा, उस टाइम तक क्लियर हो गया था पाकिस्तान में जाएगा, और इस चीज़ पर सब एग्री हो गए। उन्होंने कहा यार इन्हें रख के हमें ज़मीन के टुकड़े में हम ऐसे इस टाइप के लोगों को नहीं रखेंगे, ठीक है। वो सारा का सारा जिसे कहा जाता है सिलहट रेफरेंडम। तो बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि रेफरेंडम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ था। नहीं भाई, ये रेफरेंडम सिलहट में भी हुआ था, बाद में हालांकि गोवा में भी हुआ, सिक्किम में भी हुआ, लेकिन जो पहले 47 के जो रेफरेंडम थे जिसमें लोगों ने ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था, ठीक है जी, और वो सारी की सारी सिलेक्ट प्रोविंस उन्होंने ईस्ट बंगाल को दे दी। उन्हें पता था क्या होना है, जाना इन्होंने पाकिस्तान में ही मिलने है, राइट। देखिए, ये सब सारी इतनी लंबी गेम चल रही थी।
सिलेट की और ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठे थे लोग, वो देख रहे थे। आरएसएस हिंदू महासभा वाले भी देख रहे हैं, वो देख रहे थे कि भाई हमारी ज़मीन कैसे जा रही है। अच्छा, इस ज़मीन के साथ मैं फास्ट फॉरवर्ड बता दूं हुआ क्या। जो सर रेडक्लिफ आए थे, जिन्होंने आर्टिफिशियल 2-3 महीने पहले आए और इन्होंने कागज़ का मैप और स्टेनोग्राफर बुला के एक लाइन, ड्राफ्ट्समैन बुलाए और उन्होंने लाइन खींच दी। वो लाइन बिल्कुल गलत तरीके से, उल्टी सीधी तरीके से खींची गई। इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी देखा और सिलेट के बीच में लाइन खींच दी। तो बेसिकली सिलेट आधा चला गया था ईस्ट बंगाल यानी पाकिस्तान में, और एक एरिया था करीमगंज जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, जिसने वोट भी पाकिस्तान के लिए किया था, वो चला गया इंडिया में। उसे इंडिया में भी नहीं चाहता था कि भाई हमारे साथ मिले, लेकिन खैर वो उन्होंने उल्टी सीधी लाइन खींच दी तो वो मिल गए। इस बैकड्रॉप में हम देख के चलते हैं कि बंगाल की असेंबली में क्या हो रहा था। तो भाई फिर सियासत का खेल चालू हुआ। 3 बार वोटिंग हुई। पहली बार मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी वाले इकट्ठे। अब चूंकि मुसलमान ज़्यादा थे तो इसमें यह डिसाइड किया गया, 2 मुद्दे थे कि पहले तो पार्टीशन होगा नहीं होगा बंगाल का, दूसरा अगर होगा तो हम किसे ज्वाइन करेंगे। तो इन लोगों ने वोट दिया कि पार्टीशन नहीं होगा, हम जो एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसे ज्वाइन करेंगे। पहला वोटिंग जिसमें दोनों बैठे थे, हिंदू मुसलमान। फिर मुस्लिम मेजॉरिटी और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी का अलग से वोट हुआ। तो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी ने डिसाइड किया नहीं, बंगाल का पार्टीशन होगा, यानी हिंदुओं ने कहा पार्टीशन होगा। अच्छा, मुसलमानों ने फिर बैठे, इन्होंने डिसाइड किया, जो सिर्फ मुसलमान बैठे, कि भाई कोई पार्टीशन नहीं होगा और सारे के सारे पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। अच्छा, माउंट बैटन ने एक क्लॉज रखा था कि अगर एक भी मेजॉरिटी हिंदू या मुस्लिम डिसाइड करती है कि हमने अलग होना है तो वो फाइनल से माना जाएगा, और वही हुआ। तो बेसिकली जो बंगाल का डिवीज़न हुआ उसकी वजह क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी थी या हिंदूज ही थे, लेकिन वो उन्होंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अच्छा, ऐसी बात नहीं, सारे मुसलमान इसके उसमें थे। एक एक थी कृषक प्रजा पार्टी, उसके सैयद हबीबुल रहमान थे, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत अच्छी स्पीच दी। उन्होंने कहा देखिए भाई, आप पागल हो गए हैं, अगर हम गए तो मुसलमान रुल जाएंगे, आप इस तरीके की हरकतें ना करें, राइट। एक होते थे रज़ा उल करीम, ये बंगाली मुसलमान लीडर थे, इन्होंने भी बहुत शानदार बातें की, कांग्रेस के थे। इन्होंने कहा देखें जी, हमारे जो पुरखे गौरी गजनवी थे, जो भी उन्होंने किया सो किया, बोले भाई हम यहाँ के हैं। एक डायलॉग इन्होंने मारा था कि जो चले गए वो रज़ाकार हुए, जो रह गए वो वफादार हुए। तो इस टाइप की बातें चल रही थी। लेकिन बंगाल के चीफ मिनिस्टर पुराने सोहरावर्दी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो बंगाल को जो तीसरा एलिमेंट था उसके चक्कर में थे, यूनाइटेड बंगाल के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकायदा एक प्रपोजल बनाया और लॉबिंग शुरू कर दी। ये जाके डिफरेंट डिफरेंट कांग्रेस के लीडरों से 1-to-1 मीटिंग करने लगे। अच्छा, इनके झांसे में आ गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस, शरद बोस जो थे, वो इनकी बातों में आ गए। उससे इन्होंने कहा कि देखो इस तरीके से हम कर देंगे। उनका इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, वो इनके साथ हो गए। दूसरे कांग्रेस के प्रेम शंकर रॉय, वो इनकी बातों में आ गए यूनाइटेड बंगाल की, ठीक है। अब देखें, ये मिले गांधी साहब से, जिन्ना साहब से। तो देखिए जिन्ना साहब कितने होशियार आदमी थे, होशियार कह लें, शातिर कह लें, तो मेरे हिसाब से तो शातिर ज़्यादा थे। तो सोहरावर्दी ने उन्हें कहा देखें, बड़ी माजरत के साथ ये बता रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में नहीं मिल पाएंगे, हमें यूनाइटेड बंगाल दिलवा दें। अच्छा, जिन्ना साहब बहुत चूँकि दिमाग था, उन्होंने कहा हाँ करो, वेरी गुड, आई एम विद यू। तो जिन्ना साहब क्या गेम खेल रहे थे, उन्हें पता था कि यार इन्हें यूनाइटेड बंगाल अंग्रेज़ नहीं देगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का रुख वो भाप चुके थे, अंग्रेज़ के साथ डील कर रहे थे सालों से। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं होगा, बोले ये ऐसी बातें करेगा, दंगे दुंगे होंगे, एटलीस्ट कुछ तो हिस्सा आएगा। देखिए, जब आपके हिस्से कुछ नहीं आ रहा हो तो झपट्टा मार लो, दूसरे को लड़ा भिड़ा दो। तो वही अंग्रेज़ वाली पॉलिसी जिन्ना साहब ने की। इन्हें पता था सोहरावर्दी को कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कहा हाँ वेरी गुड, आई एम विद यू। फिर इन्होंने कहा गांधी से बात करो। इंटरेस्टिंगली जब ये गांधी के पास पहुंचे तो एम के गांधी अग्रीड टू इट। गांधी साहब को इन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई। उन्होंने कहा भाई रिटन स्टेटमेंट तो मैं कोई जारी नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, वेरी गुड, करो। जब ये खबर मीडिया में पहुंची तो आग लग गई। पहली बार गांधी और नेहरू अलग पेज पे थे, ठीक है। नेहरू और पटेल ने इसका पोजीशन किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के लीडर चिढ़ गए। उन्होंने कहा देखो,
मैं इसे अलग नहीं होने दूंगा। बोले ये आप सोहरावर्दी की चाल समझो। बोले रेस्ट ऑफ बंगाल में सिर्फ 2 जूट की मिलें हैं। बोले सारी कहते कोयले की खदानें वेस्ट में हैं, सारी मिलें यहाँ पे हैं। बोले हम करेंगे क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। किसी ने कहा जी बोला इसीलिए ये यूनाइटेड बंगाल के चक्कर में हैं। बोले ऐसे ईस्ट में जाने दो, बोले ये भूखा मर जाएगा, जाने दो इन्हें सोहरावर्दी को। बोले कहाँ से लाओगे मिलें। अब देखें इसमें रोल आ जाता है हिंदू महासभा आरएसएस का। मैं उस पर डिफरेंट करूंगा। जैसे इंडिया में बहुत से लोग कहते हैं भाई ये सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते थे, अलग मुल्क की बातें करते थे, आप अलग हो जाओ, फलाने अलग हो जाओ। लेकिन कंटेक्स्ट तो अप्लाई कर लें। जो देखें जो शैलो थिंकिंग से लोग जब किसी चीज़ को सोचते हैं, आपको उस टाइम के क्या कंटेक्स्ट थे, उस टाइम के क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उन्हें देखना होगा। जिन्ना साहब का गेम देख रहे थे, नेहरू पटेल का भी गेम देख रहे थे। हर आदमी को पता था क्या हो रहा है, राइट। अच्छा नेहरू पटेल की आपस में बनती नहीं थी तो पटेल बात कहते थे, नेहरू उसका पोजीशन करते थे, गांधी ने तीसरी बात करनी शुरू कर दी। तो यूनाइटेड बंगाल जो मूवमेंट था बहुत हवा पकड़ गया। शरद चंद्र बोस को बहुतों ने समझाया, लोगों ने समझाया, बोला आप रुल जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे। ठीक है जी, बोले हिंदू माइनॉरिटी बन गए तो ये आपको जीने नहीं देंगे। लेकिन शरद चंद्र बोस को ये बात समझ में नहीं आई। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके 14 भाई बहन थे, 8 भाई 6 बहनें समथिंग थे, उनमें से एक ये थे, ये भी बहुत बड़े लीडर थे, राइट। इन्हें बात समझ नहीं आई। फिर ये बाकायदा मीटिंगें करने लगे। अब देखें जब आप मीटिंग करने लगते हैं ना, आप कुछ बोलेंगे बाहर कोई और मैसेज जाएगा, लोगों ने लगा बोस साथ है, बोस साथ है। जबकि ये शायद वाटर टेस्ट कर रहे थे। जब फाइनल ड्राफ्टिंग की बारी आई तो शरद चंद्र बोस ने कहा देखो भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे अगर हम यूनाइटेड बंगाल बनाते हैं तो। ये नहीं कि मुसलमानों के इतने इलेक्टोरेट और हिंदुओं के इतने इलेक्टोरेट, क्योंकि उसमें तो 100% यही हो जाएगा कि हमेशा मुसलमान ही जीतेंगे, आपकी गवर्नमेंट बनेगी, हमारी तो कहीं बनेगी नहीं। तो सोहरावर्दी ने इन्हें गोली देने की कोशिश की। सोहरावर्दी ने कहा देखो ऐसा है कि आप एक काम करते हैं, फ्रेंच लेबनान का फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे। जब फ्रेंच, उस टाइम लेबनान वॉज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, वहाँ क्या होता था, एक साल मुसलमान आता था जो भी सदर था, अगले साल क्रिश्चियन आता था, फिर मुसलमान क्रिश्चियन। बोला इस टाइप का फॉर्मूला कर लेंगे। लेकिन देखें शरद चंद्र बोस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, पॉलिटिशियन थे वो समझ गए भाई। बोले आप ये लेबनान का, बोले आप हिंदुस्तान में तो कर नहीं पा रहे हैं, आप इसे फ्रेंच लेबनान बनाएंगे। बोले भाई देखो ऐसा है, सेपरेट इलेक्टोरेट हटाओ तो मैं इन हूँ, क्योंकि मैं हिंदुओं को माइनॉरिटी नहीं देख सकता। सेपरेट इलेक्टोरेट करा के टक्कर हो जाती, मतलब इक्वल वो बैठ जाती। लेकिन उस पर ये नहीं माने और फिर क्या हुआ, ये भी उस प्लान से बैकआउट कर गए शरद चंद्र बोस। प्रेम शंकर रॉय जिन्होंने 1946 के दंगों में हिंदुओं से कहा था दुकानें मत बंद करो, वो भी इनके झांसे में आ गए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या, हिंदुस्तान का तीसरा पार्ट बनते बनते रह गया। और ये बहुत बड़ा जो थी ना, देखें हिंदू महासभा, जो हिंदू लीडर्स थे वो बातें हिंदुओं के हक की कर रहे थे। लेकिन उस टाइम जो था हिंदुस्तान इस तरीके का नहीं था जैसे आजकल हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। उस टाइम बातें हिंदू और मुसलमान की होती थी कि भाई ये हिंदू मेजॉरिटी है, फलाने अजमेर की रियासत है या ब्रिटिश कंट्रोल एरिया है। और हिंदूज़ ने 1921 का एपिसोड देखा ही था। तो हिंदूज़ में एक यूनिटी की कमी थी, जिस यूनिटी की कमी को पूरा किया था, पूरे करने की कोशिश की थी हेडेगवार और गोलवलकर वगैरह ने, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इनका सोल एम था कि भाई जो हिंदू पॉपुलेशन है वो हमारी सेफ गार्ड होनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं उन्हें डर किससे था, राइट। अब डर जस्टिफाइड था अनजस्टिफाइड था, वो मैं आपके जजमेंट पर छोड़ता हूँ। लेकिन उस पर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो यूनाइटेड बंगाल का जो ये प्लान था ये फेल हो गया। और अगर इस देखिए फेल होने की वजह, जब पाकिस्तान में जा रहा था तो इंडियन लीडरशिप कहती थी भाई बांग्लादेश सरवाइव ही नहीं कर सकता। वही एग्जैक्टली हुआ। आपके पास अगर फैक्ट्री की प्रोड्यूस नहीं है, आपके पास अगर फैक्ट्री नहीं है तो आपके लेबर के वेजेस डाउन जाएंगे, आप ओल्ड मशीनरी उससे आप जूट निकालेंगे, ठीक है जी। जब वेजेस डाउन जाएंगे, जब आपका माल तो उतने का ही बिकेगा, लेकिन आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, जब आपके पास मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं, तो क्या हुआ था, वेजेस विल गो डाउन बिकॉज यू विल हैव टू कट द कॉस्ट, राइट। और उसका होना क्या था, ईस्ट बंगाल के लोग गरीब होने थे, जो कि हुए। तो बांग्लादेश ने एक बहुत ख़राब टाइम देखा है, राइट। मुजीबुर रहमान जो भी दंगे कराए जो पाकिस्तान के थे, तो इंडिया ने इससे बड़ी बातें करते हैं। बात यह है कि जो भी दंगे दुंगे हुए उसमें ये भी प्लानिंग कर रहे थे, ये स्टूडेंट लीडर थे उस टाइम पे, ठीक है। अब
आप फास्ट फॉरवर्ड देखें बांग्लादेश, लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान थे, देखें वेस्ट बंगाल इंडिया में 33% मुस्लिम मेजॉरिटी है। ये वो लोग थे जो होशियार थे, जिन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा और आज महफूज हैं। बांग्लादेश तरक्की तो कर गया है, ऑन पेपर्स तरक्की कर गया है, लेकिन जो उसने 70 साल में सीखा है वो यही सीखा है कि भाई देखिए, बांग्लादेश के लोगों से भी आप पूछे तो दे विल से इट वॉज अ मिस्टेक। जो भी लर्नेड आदमी था वो यही कहेगा कि इंडिया से अलग होना वॉज अ मिस्टेक। अच्छा, इंडिया को जो भी लर्नेड आदमी हो कहेगा पार्टीशन वॉज अ बून फॉर इंडिया। हिंदुस्तान के लिए तो एक ऊपर वाले की नियामत थी कि भाई हम अलग हो गए, जो एजिटेटिंग टाइप के लोग थे वो हमसे अलग हो गए, राइट। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों कि किस तरीके से गांधी साहब ने पूरा डिसाइड कर लिया था। और गांधी का ये जो बात है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट, गांधी ने एक होशियारी की कि रिटर्न स्टेटमेंट नहीं निकाला। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट निकाल देते और इनके साथ टोपी पहन के लोग जो भजन भुजन गाते थे वो हो जाते तो बंगाल डिवाइड हो जाना था। नेहरू की भी मैं इसमें होशियारी कहूँगा कि वो इस बार उन्होंने अपने उस पर स्टैंड लिया और बंगाल का डिवीज़न रिलेटिवली पीसफुल रहा। रिलेटिवली मतलब मॉडर्न मॉडर्न कंटेक्स में नहीं, पुराने कंटेक्स में, जहाँ पंजाब में इतने दंगे दंगे हो रहे थे, बंगाल में भी ऑफ कोर्स बहुत दंगे हुए, लेकिन रिलेटिवली पीसफुल रहा, राइट। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वही ख़राब लोग, बंगाल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के चक्कर में आ गया और यही जो 33% जो लोग थे, इन्होंने फिर से अपनी इंटरनल वो चालू कर दी। इसके बारे में बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, अगर आप पढ़ते हैं हिडेगवार, गोलवालकर, सावरकर को, इन्हें आप एज अ हिंदू नेशनलिस्ट ना पढ़ें, आप इनको एक नॉर्मल जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने की कोशिश करें। इनका कहना है कि जब भाई किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी आ जाती है तो वो सारी इसी टाइप की बातें करते हैं, अगेंस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो ये अगर आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखें या किसी भी मुल्क का देख लें तो ये बात हिस्टोरिक फैक्ट है, राइट। क्योंकि जो भी आए थे वो फिर एक सर्टेन परसेंटेज, जब आप 30-35% मुसलमान क्रॉस करते हैं तो दे स्टार्ट डिमांडिंग देयर ओन कंट्री। और इंडिया में हर जगह है, राइट। कश्मीर में आपने देख लिया क्या हो रहा है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, जो बंगाल में हैं, बंगाल में भी अभी नहीं, आगे चल के सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो मुसलमान हैं बंगाल के, कि भाई आपके पुरखों ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, आप हिंदुस्तान में रहे, महफूज रहे। ईस्ट बंगाल के लोगों ने क्या सा है, वो 71 में क्या हुआ है आप सबको पता है, अभी भी क्या हो रहा है। इंडिया का डेवलपमेंट देख लें, बांग्लादेश का डेवलपमेंट देख लें, क्या है, राइट। और एक चीज़ मैं और बता दूं, बांग्लादेश डेवलप कर रहा है बिकॉज वीमेन का उन्होंने इस्लामिक लॉज अपने बेटर किए हैं, वर्क फोर्स में औरतें हैं, बिना औरतों के ना प्राइवेटाइजेशन आ सकता ना इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता, तो उन्होंने ये चीज़ ओपन की है। प्लस इंडिया से अपने उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किए हैं, राइट। इसी वजह से इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्रेस इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि रिलीजियस कोर फंडामेंटलिज्म अभी भी है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक आप बहुत राइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बस यही है, कभी इकॉनमी में मैं लेक्चर कर दूंगा तो बता दूंगा। तो आज दोस्तों ये वो कहानी मैंने बताई है जिसमें हिंदुस्तान के 3 टुकड़े होते होते बच गए। यूनाइटेड बंगाल के फेवर में बहुत से लोग थे। तो ठीक है, अगले पार्ट में किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।